गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हिंटरलैंड और गैरिसन टाउन के बारे में। तो हिंटरलैंड क्या है? द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और संस्थाओं की सेवाओं की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन टाउन वो होता है किलेबंदी या बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। तो इसके आगे का हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एज कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। सबसे पहला जो सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी, जो इंटरनल फ्रंटियर थी, उसमें जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन जो शहर थे उनकी पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि जो गंगा यमुना के जो बीच का जो एरिया था उसको, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको पहले फॉरेस्ट जंगलों को क्लियर किया गया, बिल्कुल जंगलों को साफ़ किया गया। और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, मतलब जो शिकार करके अपना पेट पालते थे और जो खाना इकट्ठा करके, मतलब जंगलों पर जो निर्भर रहते थे जो लोग, और जो चारा वगैरह थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। मतलब उनकी जो हैबिटेट थी, बसाहट से वहाँ से हटा दिया गया। और these lands were given to peasants and agriculture were encouraged। ये जो ज़मीन थी वो किसानों को दे दी गई, उनको कृषि कार्य करने को प्रोत्साहित किया गया, मतलब उनको खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश। मतलब जो नए किले और जो शहर थे वो बसाए गए। टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड रूट को, जो व्यापारिक जो मार्ग था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, रीजनल ट्रेड को भी, क्षेत्रीय जो व्यापार था उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो किले थे और शहर वो वहाँ बसाए गए। द सेकेंड एक्सपांसन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। जो दूसरा जो बड़ा एक्सपांसन था, मतलब जो विस्तार था, वो जो था सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, जिसमें मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। जो ये था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेब्स एंड कैरीड अवे प्रीसियस मेटल्स। इस कैंपेन में क्या हुआ, ये जो अभियान हुए उसमें सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और जो मूल्यवान धातुएँ थी वो अपने कब्जे में ले ली। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत पहले तो कमज़ोर रही, मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने जो अपने राइवल्स थे, अपने जो विरोधी थे, उनकी सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीसेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन हिज रील, बट हाउ कंप्लीट द इफेक्टिव वॉज इट कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। इसने जो थी शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, उनके शहरों पर कब्जा किया। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे।
लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये देखना था। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ है, यहाँ पर बिल्डिंग्स दी गई हैं। ये पढ़ते हैं द मस्जिद से। ये मस्जिद इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। जो मॉस्क है उसको अरेबिक में मस्जिद बोलते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम prostrates in reverence to Allah in the congregational mosque. Muslims read their prayers together. Members of the congregation choose the most respected, learned male as their leader, Imam, for the ritual of prayer. He also delivered the sermon during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Mecca in India. This is to the west. This is called the Qibla. अब ये है, ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका जो शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर जो मुसलमान जो हैं अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक जो मुस्लिम्स इकट्ठे होकर साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक जो सम्मानी और विद्वान जो पुरुष थे उनको इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान जो धर्मोपदेश जिसको बोलते हैं खुतबा वो भी देते हैं। और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा। फिर है इसमें The Delhi Sultan built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protection or Islam or Muslim. Mosques also helped to create the sense of a community of belief. जो दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे उपमहाद्वीप में ये अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। एक नज़दीक से एक नज़र डालते हैं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। खिलजी और तुगलक के शासनकाल में वहाँ का प्रशासन कैसा था। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के कंसोलिडेशन के लिए विश्वसनीय जो सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slabs purchased for military services called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their masters, the Sultan could trust and rely upon them. मतलब ये दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए जो के विश्वसनीय सूबेदारों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे, पहले के जो सुल्तान थे, विशेषकर जो इल्तुतमिश थे, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। वो इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था।
उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ये था। इसके बाद स्लेव्स रादर देन सन्स, मतलब जो गुलाम थे वो बेटों से बढ़कर होते थे। किस तरह से? द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, जो सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. Can you think of any reason why a slave would be better than a son? जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। इसमें क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन? क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो ये है। तो फिर है, ये है अ क्लाइंट दिया हुआ है इसमें। अ क्लाइंट इज़ समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, मतलब जो आश्रित होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर करता है। तो ये हो गया। फिर है द खिलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ बंदगा एंड ऑल्सो रेज्ड people to humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. तो खिलजी और तुगलक शासक जो बंदगे होते थे उनका इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता जिसको बोलते हैं वो भी पैदा होने लगी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. New sultans had their own servant. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans but shocked many elites, and the authors of Persian Tawari criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. तब ये कि गुलाम और जो आश्रित थे वो अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार थे मगर उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रति नहीं थे। मतलब जो राजा थे उनके लिए थे, मगर जो राजा के बेटे और जो आने वाले उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए नहीं थे वो। तो नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे, तो इस कारण किसी भी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। इसमें दिया हुआ है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुम्मार, a wine distiller, Firoz Hazam, a barber, Mank a tabak, a cook, and 2 gardeners, Ladha and Pira to high administrative posts. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler,
chronicler reported their appointments as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity of to rule. इसमें जो दिया है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो अधिकारी जो थे वो कौन थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अज़ीज़ खुमार नामक एक जो कलाल था, जो शराब बेचने और बनाने वाला होता था, कलाल जिसको बोलते थे, वो फिरोज़ हज़ाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नाम के मालियों को ऊंची प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बरानी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। मतलब जो सुल्तान थे वो इनकैपेसिटी के तौर पर उनको उनकी अयोग्यता के तौर पर ये देखा गया कि ये जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उन्होंने ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया। आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।